चर्चा करेंगे, चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, लेकिन जो समस्याएं चाहे डेली वेजर्स हो, चाहे रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम हो, पीएम पैकेज की हो या रहबरे के, उनकी निवारण नहीं हो पाता है। अभिनव शर्मा आवाज नहीं आ रही है, सीनियर एडवोकेट है और साथ साथ स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी में वो हमारे से जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। विपिन जी रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनका नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है। और साथ में राजेंद्र सिंह ताज जो डेली वेजर्स की रहनुमाई कर रहे हैं, वो सब जानते हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। ताज साहब, आपका भी स्वागत है। ताज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शुरुआत में अभिनव जी से करूंगा। अभिनव जी, आप बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, लॉ नोइंग है, आपको सारे लॉकडाउन पता है। आफ्टर ऑल, क्या रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन सकती है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी? देखिए विनोद जी, जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी आपने पहला जो इशू रेस किया है वो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के पर्टेनिंग आपने इशू रेस किया है। विनोद जी, आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ताजी, आपको आवाज नहीं आ रही है? चलो विनोद जी, आप शुरू करें। विनोद जी, जैसा मैंने आपको कहा, आपने पहला इशू जो है रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो कश्मीर में पोस्टेड है उनका इशू रेस किया है जी। देखिए विनोद जी, ऐसा है, इसकी जो हिस्ट्री है, जो इसका जो बैकग्राउंड है, वो ऐसा है कि जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है जी, या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है जी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज के लोग कश्मीर वैली में बिल्कुल नहीं थे, हेलो, या ना है जी। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट होती है, कुछ डिविजनल ऑर्डर पोस्ट होती है जी, मतलब सपोज अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है या सांबा डिस्ट्रिक्ट है जी, उसमें जूनियर असिस्टेंट टीचर पटवारी जैसे डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट है, तो वहां पे अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट होगी या सांबा की होगी, तो सांबा या अनंतनाग का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है जी। अब चूंकि एससी कैटेगरीज को रिजर्वेशन है 8% की रिजर्वेशन रूल्स में, और अनंतनाग में एससी कैटेगरी या बारामूला में या श्रीनगर में एससी नहीं है, तो वो पोस्टें अनफिल्ड रहती थी जी। तो ऐसे इनके लिए एक प्रावधान बनाया गया, प्रोविजन बनाया गया डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट और रूल्स में, 2010 का जो एक्ट और रूल्स है, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट है जिसके लिए सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, उसमें एक प्रावधान रखा गया कि जहां तक एससी कैटेगरीज के लोग हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, एक मिनट सर। अकॉर्डिंगली डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी एससी कैटेगरीज के लोगों ने पूरे कश्मीर डिवीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे उनमें अप्लाई किया, उनकी सिलेक्शन हुई, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई जी। तो जब उनकी अपॉइंटमेंट हो गई तो अब चूंकि रूल 23 है डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स का, जी, जो रूल कहता है कि आप इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर डिविजनल ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगा है उसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही सर्विस करनी है, जो अनंतनाग में लगा है उसने अनंतनाग में ही सर्विस करनी है, जब तक कि वो प्रमोट होकर डिविजनल कार्डर में नहीं चला जाता फिर उसको उस डिवीजन में सर्विस करनी है, चाहे वो कश्मीर डिवीजन है, श्रीनगर डिवीजन है। अब रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज को रूल 23 जो है वो उनके रास्ते में आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, 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 बिल्कुल आ रही है। अब रिजर्व कैटेगरीज के जो एम्प्लॉय जो कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टेड हैं या जो कश्मीर डिवीजन की डिविजनल कार्डर पे पोस्ट पे पोस्टेड हैं, उनके रास्ते में रूल 23 ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन रूल्स आ रहा है जी। अब बात ऐसी है, चूंकि जैसा मैंने पहले कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रूल्स बाद में आते हैं, पैसे पहले किसी की लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राइट, 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 एग्जैक्टली। क्योंकि रूल जो होते हैं, देखिए सबसे बड़ा संविधान है इस देश का, कॉन्स्टिट्यूशन, आइन,
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है जो कहता है स्टेट और सेंटर की ड्यूटी बनती है किसी की लाइफ प्रोटेक्ट करना। जी ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कई एक्ट बनते हैं और एक्ट के अंडर रूल्स बनते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। अब संविधान इस सीढ़ी में सबसे ऊपर है। अब अगर संविधान आपको राइट टू लाइफ देता है तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि रूल्स में अमेंडमेंट नहीं हो सकती या संशोधन नहीं हो सकता। रूल 23 में उसमें अमेंडमेंट हो सकती है। रिजर्व कैटेगरीज के जो एम्प्लॉइज कश्मीर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट या कश्मीर डिवीजन में डिविजनल ऑर्डर पोस्ट पे पोस्टेड हैं, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बन सकती है रूल 23 को अमेंड करके। रोटेशन हो सकती है। 5 साल के बाद कोई 1-2 साल के लिए जम्मू आ सकता है। 10 साल के बाद आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। या जैसे अभी एक समय चल रहा है जिसमें हमें कोविड भी हमने देखा पिछले 2-2.5 साल में, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी रूल 23 को अमेंड करके नहीं बन सकती। लेकिन अभिनव जी सवाल ये उठता है, एक तरफ आप बताते हैं कि संविधान मानव की रक्षा के लिए बना हुआ है और दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि इसमें संशोधन हो सकता है, ट्रांसफर पॉलिसी बन सकती है। फिर इतना निंदा क्यों किया जा रहा है, इतना खींचा क्यों जा रहा है? देखिए विनोद जी, मैं एज अभिनव शर्मा इंडिविजुअल जी, मेरा अगर कोई राइट वायलेट होता हो तो मैं राइट क्लेम करता हूं जी। लेकिन अगर किसी ने मेरा राइट प्रोटेक्ट करना है उसने भी बड़ी चीजें देखनी होती हैं। देखिए इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। अब सरकार को एक चीज ये भी देखनी है कि अगर वो सारे रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को जम्मू पोस्ट कर देते हैं या वापस बुला लेते हैं, जो मुझे लगता है, पता नहीं ये सच्चाई है कि नहीं, जो मुझे लगता है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एक मैसेज है कि हमने उनके आगे घुटने टेक दिए। जी ठीक। अब सरकार को इसमें से कोई रास्ता निकालने के लिए समय चाहिए। सरकार इसमें समय लगा रही है। अब वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नहीं बनेगी, बनेगी जरूर। मैं ना सरकार का ब्रीफ होल्ड कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं जी। हालांकि मेरी अपनी दुविधा होती है, मेरे ऊपर भी लक्ष्मण रेखा लगती है कि मैंने कितना बोलना है, लेकिन इंसानियत के आगे कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ताकि रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉय जो कश्मीर में पोस्टेड हैं, हु आर एक्सपोज्ड टू सिक्योरिटी थ्रेट, हु आर एक्सपोज्ड टू राइट टू लाइफ, उनकी लाइफ प्रोटेक्ट करना हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है, चाहे वो पॉलिटिकली इलेक्टेड सरकार हो, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट को यह भी देखना है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा मैसेज ना दें कि हमने आपके आगे घुटने टेक दिए। जी विपिन जी, अभिनव जी ने कहा है, विपिन जी आप कुछ सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अभिनव जी का कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बन सकती है, लेकिन सरकार वेट एंड वॉच कर रही है। सरकार सोच रही है कि आतंकी आउटफिट्स को ऐसा ना लगे कि उन्होंने घुटने टेक दिए सरकार में आतंकवादी संगठनों के आगे। जी विपिन जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको आपके माध्यम से और यहाँ पर चूंकि आपके साथ जो है भाजपा के वरिष्ठ जो नेता और मैं कहता हूँ चीफ स्पोक्स पर्सन है एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, मैं इनको अपनी तरफ से, अपने तमाम कर्मचारियों की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये कामना करता हूं कि नया साल सबके लिए मंगलमय और खुशियां लेकर आए। साथ ही राजेंद्र सिंह दास जी, इनको भी मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। बिल्कुल हम ये कहते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा है कि कोई ऐसा मैसेज उन संगठनों तक जाए कि जिनसे लगे कि सरकार ने घुटने टेक दिए। हमारी वो मंशा नहीं है। हम मानते हैं इस चीज को कि अगर 3000 या 3500 रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, अगर इनको एक साथ जम्मू में लाया जाता है, अगर 3500 एम्प्लॉइज को वहां से निकाला जाएगा तो इसका एक मैसेज जो है जाएगा। मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन हमारी ये मांग नहीं है। हमने पहले से कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी जिसमें समयबद्ध तरीके से, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि 3500 एम्प्लॉइज को लाइए, शायद ये मुमकिन भी नहीं है और हमारी ये मांग भी नहीं है। हम कहे एक पॉलिसी हो जिसके साथ अगर जिस कर्मचारी के 5 वर्ष वहां पर पूरे हो चुके हैं,
तो उनको कम से कम, मैं ये नहीं कहता हूं कि कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था क्या है, उस पर बहस में हम जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, एक कर्मचारी जब आप किसी जगह अपॉइंट होता है तो कहीं ना कहीं उसका एक रास्ता होना चाहिए कि एक समय के बाद उसको वापस अपनी, बोलते हैं, अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिवीजन में आने का रास्ता बने। हमारी यही जी मांग है। और मैं ये जरूर कहता हूँ, उन शक्तियों को भी मैं कहता हूँ, वो कभी इस मंशा में कामयाब नहीं हो पाएंगे कि वो हम ये कहेंगे कश्मीर से निकल जाए। कश्मीर से निकलने का हमारा कोई ऐसा इरादा है नहीं और हम होने भी नहीं देंगे। लेकिन जरूर हम चाहते हैं कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कम से कम जिन कर्मचारियों को 15-15 साल अपने घर से दूर हो गए, उनके लिए कहीं ना कहीं पर सरकार के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए और एक नीति होनी चाहिए ऐसी कि जो लोग जम्मू से कश्मीर गए हैं या जो कश्मीर से जम्मू भी आए हैं या विद इन डिवीजन भी एक डिस्ट्रिक्ट से छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, तो उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बने ताकि वो समयबद्ध तरीके से अपने घर वो जाए। एक सर्विस मैटर के तौर पे हमने इसको रखा है। और अभिनव शर्मा जी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, इनको सब पता है। प्रशासन के पास हर रास्ता होता है, कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, वे आउट निकल सकता है। ये कोई असंभव है नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। और मैं इनसे भी आग्रह करता हूँ, कम से कम इस वक्त इन कर्मचारियों की तरफ एक संवेदना की तरफ। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि डेली वेजेस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, बड़ा सक्रिय हो गई थी कमेटी, आपके साथ मीटिंग भी हुई, कहा जाने लगा कि हम कश्मीर में भी जाएंगे, लेकिन अब वो कमेटी निष्क्रिय हो गई है। क्या उनको लगता है कि राजभवन में उनकी सुनवाई नहीं है? विनोद जी, आपका और अमित शर्मा साहब का शुक्रिया। इस इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आपने अमित शर्मा जी को लाया। और मेरे ख्याल 1.5-2 महीने पहले हमारी चैनल पे इस तरह पैनल डिस्कशन हुई थी, तो शर्मा साहब ने ये कहा था कि हम 1 महीने के अंदर करीब आपका 20 दिसंबर तक कहा था, 20 दिसंबर तक। जी 20 दिसंबर तक कहा था। तो आज 20 दिसंबर आज हो गया, नया साल चल गया, बिल्कुल 11-12 दिन ऊपर हो गए। तो मैं ये नहीं कह सकता निष्क्रिय है, लेकिन उतने एक्टिव नहीं है जितना स्टार्टिंग में थे। तो शायद परसों ये कश्मीर भी जा रहे हैं उन लोगों से मिलने के लिए जो कश्मीर में हमारे डेली वेजेस साथी हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इतना लेट क्यों, क्या कारण है? जैसे उस दिन भी शर्मा साहब से हमारी जब चैनल में बात हुई, हमें कहा 2.5 साल पहले करीब रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी हमारे साथ राजभवन गए थे 20 नवंबर 2020 को, 11 नवंबर 2020 को, 11 नवंबर 2020 को लेकर आज 2 साल से ऊपर हो गए। और उस दो सालों में हमारे काम का 1 इंच भी ना हमारा पेंडिंग, ना हमारे कुछ लोग रेगुलर प्रोसेस में शुरू हुए। और हमारा केस एक डिफरेंट केस है, ये अभिनव शर्मा जी भी जानते हैं और गवर्नमेंट भी जानती है कि हमारे जो एसआरओ बने उनको होल्ड किया गया। शर्मा जी मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। शर्मा साहब मैं ठीक है ना? हमारे एसआरओ जो एसआरओ 64 है या एसआरओ 520 है, इनको होल्ड किया गया, इनको नल एंड वॉइड नहीं किया गया। लेकिन कारण ये आज तक सरकार की तरफ से हमें भी एजुकेशन करते 194 दिन आ जाओगे। और हम यही सरकार से बार बार हर एक प्लेटफॉर्म में ये कहते सरकार अपनी मंशा बताए। अगर सरकार को रेगुलर नहीं करना, सरकार एक ऑर्डर निकाले, हमें डेली वेजर कैजुअल की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम सरकार के लोग चला लेंगे, ब्यूरोक्रेट चला लेंगे। हमारा जो पेंडिंग बनता है 72 महीने का पीएचसी का है, इरिगेशन का कुछ कम है, इस तरह कुछ डिपार्टमेंट पेंडिंग है, वो दे दें। 60,000 लोग हैं, 45,000 जितने बचे हैं, इनको बोलो आप कर जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहने का ये कि देना नहीं है और बदवा मजदूरी जिंदा रखनी है, जो महाराजा हरि सिंह जी ने अपने टाइम खत्म की थी। तो हमारा इनके माध्यम इनको ये है कि आप एलजी साहब अगर बात नहीं सुनते, आप दिल्ली जाइए, होम मिनिस्टर साहब के अंदर 2 यूटियां आती हैं। जो छोटी यूटी है, जिसको छोटा भाई लेह लद्दाख कहा जाए, वो लोग दिहाड़ी भी बढ़ा देते हैं, वो रेगुलर प्रोसेस की फाइलों के लिए भी एक तरह से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या परेशानी है, ये हम खुद हैरान है। और इंटर्म रिलीफ के नाम पे 23 अप्रैल को, जब 24 को माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर दौरे पे थे, 75 रुपए बढ़ा के बहुत बड़ी वाहवाही लूटी गई। और 10 सितंबर को एक चैनल पे जब एलजी साहब को किसी ने पूछा नहीं, खुद ही उन्होंने कहा कि जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ हूं, उनकी मांगे जायज हैं और इस माह के अंत तक उनका कुछ न कुछ हो जाएगा। अब आप बताइए हमारा कसूर क्या? हर एक चेयर ये कहती है हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन वो कौन लोग हैं? हम बताएंगे। अभिनव जी 2014 में ऑलमोस्ट इनका मसौदा बन गया था, शायद वहां पर जो रेगुलर मुलाजिम थे उन्होंने अपनी 2 साल एज बढ़ा दी और इनको रेगुलर नहीं किया। जब सब कुछ टिप्स पे है, फिर भी इतना निगरान क्यों किया जा रहा है डेली वेजेस के इशू?
देखिए, आपने कहा शायद ये कमेटी निष्क्रिय हो गई है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी अभी भी जब मुझे आपके संधू साहब का फोन आया, मैं जी इन्हीं के बारे में हमारी पार्टी में मीटिंग चल रही थी। जी 3 घंटे मीटिंग आज चली है, 3 घंटे मीटिंग कल चली थी। जी मैं समय बता देता हूं। कल 3:15 से लेके कल नहीं, परसों, सॉरी, परसों 3:15 से लेके 6 बजे तक इन 5 मुद्दों पे पीएम पैकेज इंप्लाइज, रिजर्व कैटेगरीज इंप्लाइज, डेली वेजर्स, कैजुअल इंप्लाइज, नीड बेस्ड, सीजनल, रैबरे खेल, एकेडमिक अरेंजमेंट, 3.25 घंटे मीटिंग परसों चली है और 2.25 घंटे मीटिंग आज हुई। इनको लगता है हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, रास्ता निकाला जा रहा है। देखिए, मैं अपनी जुबान से कभी पीछे नहीं हटता हूं, चाहे मुझे फायदा हो चाहे नुकसान हो। इन्होंने कहा कि इन्होंने 1.5 महीने का टाइम मांगा था, मैंने तारीख बता दी कि 20 दिसंबर तक का टाइम मांगा था। आज 20 दिसंबर के बाद 1 जनवरी हो गई है, लेकिन कुछ इश्यूज और ऐड करने थे, कुछ लोग और आए, जैसे एकेडमिक अरेंजमेंट इंप्लाइज या आईटीआई कॉलेजेस में कुछ इंप्लाइज लगे हैं, वो कहते हैं हमारा मुद्दा भी साथ जोड़ो। अब उनकी रिप्रेजेंटेशंस भी पड़ी, उनके गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी देखे। अब हम कल परसों 3 तारीख को मैं और श्यामलाल जी इन्हीं के मुद्दे के लिए कश्मीर में इनके भाइयों को मिलने जा रहे हैं, इन्हीं का इशू डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि क्या रिपोर्ट देने जा रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था कि जो होगा इनके हक में होगा, और बड़ी जल्द ये रिपोर्ट 10 तारीख से पहले पहले ये हम अपनी पार्टी के अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी को देने जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई जो उन्होंने आपके साथ वादा किया है उसके मुताबिक वो आगे चलेंगे। अभिनव जी, कहीं ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीक होता है कि स्टेट यूनिट जो बीजेपी का है उसकी राजभवन में सुनवाई नहीं है। आप जितना पोलाइट होने की कोशिश करते हैं, जितना हमदर्दी इनसे जताते हैं जो इस वक्त सड़कों पर है, उतने ही सख्त फरमान सरकार की तरफ से आ जाते हैं। आप बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस का इस्तेमाल करेंगे, आ जाता है। फिर ये कहा जाता है, एलजी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि घर बैठे उनको कभी सैलरी नहीं मिलेगी, और आप अश्योर करते हैं कि आपको सैलरी मिलेगी। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि जैसा कि अगर हम सभी रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज को जम्मू बुला लें तो एक मैसेज क्या जाएगा, हो सकता है। देखिए, कोई भी जो, कई बार हम भी जब बयान करते हैं तो हम भी कई बार एक आधा कदम आगे चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एलजी साहब ने दिल से चाहा होगा, उन्होंने कुछ कह दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इनके खिलाफ हैं। ये विपिन जी मेरे ऑफिस में आए थे अपने कर्मचारियों को लेके, आज नहीं, तकरीबन 3-3.5 महीने पहले मेरे पास इनका मेमोरेंडम पड़ा है। 2 बार मैं एलजी साहब को मिला हूं इनके मुद्दे को लेके। एलजी साहब ने पूरा संज्ञान लिया है, वो चिंतित है इनके लिए भी, लेकिन मैंने कहा उनकी चिंताएं और भी हैं। जो चिंताएं एलजी साहब की हैं वो इनकी नहीं हो सकती, जो इनकी चिंता है वो एलजी साहब को भी है। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जी जी जी, इनको अपनी चिंता है, बिल्कुल है, होनी भी चाहिए। एलजी साहब को इनकी भी चिंता है, लेकिन एलजी साहब को देश की भी चिंता है। अब उनकी 2 चिंताएं हैं, इनकी एक चिंता है। लेकिन मुझे खुशी हुई, विपिन जी ने कहा हम भी चिंतित हैं उस चिंता के लिए जिसके लिए एलजी साहब चिंतित हैं। जी, तो ये इन सभी कामों में समय लगता है। जो डेली वेजेस, कैजुअल, नीड बेसिस एम्प्लॉइज का मुद्दा है, देखिए ऐसा है, देखो, पास में जाने से, बात करने से कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते उसको। देखिए, जब कई लोगों, देखिए कुछ लोगों की डेली जो एसआरओ 64 है, 94 से पहले जो लगे हुए हैं वो एसआरओ 64 में फॉल करते हैं। 2015 तक जो लगे हुए हैं वो एसआरओ 520 में फॉल करते हैं। उसके बाद जो 2015 के बाद लगे, उसमें भी एक गवर्नमेंट ऑर्डर था कि अगर आपने कैजुअल नीड बेस भी लगाना है
तो चीफ सेक्रेटरी की अप्रूवल के बाद लगाना है। अब ये चीजें शायद इनको पता नहीं है। अब मुझे एक मिनट, मैं नहीं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूं। अब कई जगह कईयों को नीड बेस्ड किसी असिस्टेंट इंजीनियर ने लगा दिया, किसी को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने लगा दिया, जिनके पास पावर नहीं थी, उनके एंगेजमेंट ऑर्डर मस्टर रोल्स नहीं मिल रहे। ये सारी चीजें, सारा डाटा इकट्ठा करने में समय लगता है, लेकिन हम आपको इनको आपके माध्यम से आश्वासन नहीं दे रहे। मैं यकीन दिला रहा हूं इनसे ज्यादा हम चिंतित हैं, लेकिन जिन्होंने इनके साथ अत्याचार किया वो इस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। पाप खुद किया है, बिना वैकेंसीज के लगा के 25-25, 30-30 साल इनको पक्का नहीं किया। अब आ जा रहे हैं राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, और बेसिकली वो भारत तोड़ो यात्रा करने के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। अब वो इनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। पाप खुद किया, धोने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा, इनका मसला अगर हल होगा तो हमारे माध्यम से होगा। हम इनसे ज्यादा चिंतित हैं, इनसे ज्यादा परेशान हैं, और इनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बड़ी जल्दी इनका हल निकलने वाला है। दाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिनव जी, अभिनव शर्मा साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता होती है जब हमारा साथी इस डिपार्टमेंट को 30 साल देके बगैर कुछ लिए घर जा रहा है, 30 को। दूसरा, आपने ये कहा कि किसी ने पाप किया, उन्होंने पाप किया, पुण्य किया। हम लोगों ने कौन सा पाप किया? हम लोग तो लोगों को पानी पिलाना है काम कर रहे हैं। आपके साथ पाप हुआ है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपकी बात, मेरी बात सुनिए प्लीज। उसी तरह हम लोग मिलिटेंसी हो, -6 डिग्री टेम्परेचर, 7 बर्फ में हमारे लोग काम कर रहे हैं, लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर हो जम्मू शहर के गर्म इलाकों का, हम वहां काम करते हैं। कोविड में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने कौन, ये इंसानी मुद्दा है, आप ये पाप कह सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने, मान्य हाई कोर्ट ने पिछले 4 साल से इस यूटी सरकार को बार बार लिखने के बाद अपने लोग रेगुलाइज कर दिए। हमारे लिए क्यों बैरियर लगा हुआ है? म्यूनसिपैलिटी ने अपने 600 लोगों के लिए बोल दिया कि हम उनको रेगुलाइज करने जा रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, हम 60,000 लोगों की बात कर रहे हैं जो कैबिनेट सब कमेटी 2014 में किए। उसके बाद जो 2017 में SRO 520 बना, जिसको हम लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा, काना कह सकते हैं, वो SRO बना। उसमें भी सरकार ने दोबारा ऑथेंटिकेट किया। मैं ज्यादा बातों में ना जाता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 2009 में पिछली सरकारों ने डॉक्टर हो, जेई हो, इंजीनियर हो, 70,000 के लिए रेगुलाइज किए, और वो PSC के लोग भी आते, वो लोग रेगुलाइज किए, तो हमारे लिए उन लोगों ने नहीं किया। इसलिए वो शर्मा साहब आज वो लोग घर बैठे हुए हैं, आराम चेयर पे बैठे हुए हैं, क्योंकि डेली वेजर, एक डेली वेजर जो है PHE का, खासकर मैं कहूँ 500 घरों को पानी पिलाने का काम कर, ये आप भी जानते हो। और बिजली पानी वाले अगर एक दिन बैठ जाए तो हम अगर 30 दिन के 15-25 दिन पानी दे, 5 दिन हम पानी न दे, तो लोगों को सीधी नजरें और गालें हम पे होती हैं, ये कहाँ मर गई PHE वाले, बिजली वाले। लेकिन हम कभी भी पीठ नहीं दिखाते, चाहे वो कोविड था। लेकिन आज की डेट में शर्मा साहब, मैं आपको कहूँ, विनोद जी आपको कहूँ, कि हमारे लोग ये कह रहे हैं भगवान ना करे चौथी लहर आए कोविड की, तो हम लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा हम अपनी जान हथेली पे क्यों रखें। और ये बाबू लोग जो आज हमें कानून बताते हैं, उस टाइम कोविड के दौरान ये घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वो पूरे का पूरे अपनी पे ड्रा कर रहे थे। सारी चीजें हम पे LG साहब थोपेंगे। LG साहब के, मैं सोच रहा हूँ 2 साल से आप बताइए कौन सा मुद्दा जो हल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में शराब नीति बन गई और कई नीतियां बन गई। सिर्फ डेली वेजर जो लोगों को पानी पिलाना काम कर रहा है, जो अपनी सिर्फ हक और सच की, मान सम्मान की लड़ाई है। ये हमें पैसे की लड़ाई नहीं है। हम नहीं कहते आपको कोई बड़ी, अगर 94 में टेम्परेरी पोस्टें क्रिएट करके PHE का डेली वेजर या बाकी डिपार्टमेंट डेली वेजर को रेगुलाइज किया, हम सिर्फ रेगुलाइजेशन चाहते हैं, हम नहीं कहते हमें 50,000 दे दीजिए। लेकिन ये क्या LG साहब चिंतित हैं, उस चिंता से हमारा पेट नहीं भरता, उस चिंता से हमारी थाली में खाना नहीं आ रहा, उस चिंता से जो शर्मा साहब आपके पास ही बड़े केस आए, जो लोगों की डेथ हो गई है, और इतने लोगों की डेथ हो गई है, इन लोग सुसाइड करके, उनकी फैमिली का आप भी जानते हो, आप पब्लिक में जाते हो, आपको लोग मिलते भी हैं, क्योंकि कानूनी तौर पे लोगों को इजी अप्रोच आपके पास है, लोग जाते हैं, हमें बताए रास्ता कैसे हम आगे जाएं। ये हमारे बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं। जैसे मैंने आपको SRO 64 है, अगर पिछले सरकार ने किया था, इनको करते कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुद्दा एक लाइन भी नहीं हुई, उस लाइन को रोका गया, लाइन खींचनी है तो बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे
आप लॉ के हिसाब से लोगों में बड़ी रिस्पेक्ट है आपकी। इस तरह जैसे बाकी पॉलिटिकल लीडर हैं, श्यामला शर्मा जी हैं, शक्ति परियार जी हैं, श्यामलाल चौधरी जी हैं या मनकुड़ी साहब हैं, इन लोगों पे लोग, आप पब्लिक के लोग हो, आपको ये ह्यूमन इश्यू है। ब्यूरोक्रेट्स क्या, ब्यूरोक्रेट का काम है हर चीज को रोकना। वो जैसे पिछली सरकार में कुछ बड़े फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब हम उनके पास जाते थे वो भी ये कहते थे ये फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होगा, ये ऐसे होगा। तो हमने आज की डेट में उड़ीसा ने लोग रेगुलाइज कर दिए, पंजाब ने कर दिए, राजस्थान ने कर दिए। हमें क्या परेशानी है, हम खुद हैरान है। शर्मा साहब, आपकी अगर राजस्थान में बात होती है या दिल्ली बात होती है, ये सब चीजें पूछनी चाहिए कि डेली वेज का कसूर क्या है। वो हर अच्छे बुरे में सरकार के साथ है। आप विपिन जी कुछ कहना चाहते हैं? विपिन जी, अभिनंदन का कहना है कि पहले भी उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों के आगे घुटने नहीं टेकना चाहते, सरकार की ऐसी मंशा है। लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी सैलरी रोकी जाती है, ये कहा जाता है कि जो जम्मू में रहेगा उसको एक पाई नहीं मिलेगी। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। एक तरफ आप भी मानते कि ठीक है घुटने नहीं टेकने चाहिए, ऐसा मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए। जी विपिन जी, चलिए मुझे लगता है विपिन जी से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। विपिन जी का, विपिन जी सुन पा रहे मुझे? जी विपिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक शर्मा साहब इश्यू और है, जैसे विनोद जी ने कहा, इस लड़ाई को, इस मान और सम्मान और हक और सच की लड़ाई को दबाने के लिए जम्मू प्रोविंस का जो पीएचई का डेली वेज है उसके लिए बायोमेट्रिक लागू कर दी गई, जबकि कश्मीर में नहीं है। आप बताइए, पुंछ और रजौरी में 25-25 किलोमीटर दूर हमारे सब डिवीजन या डिवीजन है। इसी तरह डोडा भद्रवाह में है, इसी तरह हमारा बनाल में है, इस तरह और जो हमारे मोर है, ठंडे इलाके, जहाँ 25-25 किलोमीटर लोग पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। पहाड़ से उतर के कौन नीचे आएगा? अगर तो वो ड्यूटी देगा तो या वो बायोमेट्रिक करेगा, लोगों को पानी पिलाएगा। हमने अपने चीफ साहब को ये कह दिया कि हम हफ्ते में एक बार अटेंडेंस लगा सकते हैं। हम भी कहते हैं ये सिस्टम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लेकिन शक सिर्फ जम्मू प्रोविंस के लोगों पे, क्योंकि हमने कोविड में काम किया, कश्मीर में कोई बायोमेट्रिक नहीं है। ये डिस्पैरिटी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जो 72 महीने का पेंडिंग है, ये मार्च 2015 के बाद का है। उस टाइम भी श्यामला चौधरी जी को और जितने हमारे लीडर थे, हमने उनको ये कहा था कि कई बार ये कहा जाता है पिछली सरकारों तो एम्प्लॉइज की मजबूरी, शर्मा साहब, ये होती है जो ही सत्ता में रहेगा उसके पास अपना काम लेके जाएंगे। हम लोगों के जूते ने हमारे पांव घिस के पिछले मिनिस्टरों के पास जाते हुए और प्रेसिडेंट के पास जाते हुए, लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं सेंट्रल में माननीय प्रधानमंत्री, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, कुछ डेडलाइन देंगे कि तब तक इनका समस्या का निवारण हो जाएगा, डेली वेजेस का, रेबरे खेल का? देखिए, टाइम दे सकते हैं? यहाँ तक भाजपा ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसका मैं भी एक फॉर्चुनेटली मेंबर हूं, हमारी कमेटी की रिपोर्ट हमने अपने भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को हमने 11 या 12 तारीख से पहले दे देनी है। इस 11 में भी 9 जनवरी भी हो सकता है, लेकिन हमने 11 जनवरी 2023 से पहले अपनी रिपोर्ट दे देनी है। आगे वो रिपोर्ट एलजी साहब के पास लेके जाते हैं या गृह मंत्री जी के पास जाते हैं, वो उनका अपना डिसीजन होगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो 11 जनवरी 2023 तक डेली वेजेस, कैजुअल लेबरर्स, नीड बेस्ड, लैंड ओनर्स, रेबरे खेल, इनकी रिपोर्ट 11 जनवरी तक भाजपा के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी को हमने हैंडओवर कर देनी। आगे जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन विपिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं कहना चाहता हूं, चूंकि पिछले दिनों हमने भी एलजी साहब के एक बयान सुना और आपने पता है उन्होंने जो खुद कहा है कि घर बैठे हुए हम सैलरी नहीं दे सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि घर बैठने वाली बात है नहीं। हम कोई अपनी मर्जी से घर नहीं बैठे हैं, हालात ने हमें मजबूर किया तब हम यहाँ आकर बैठे हैं और पिछले 7 महीनों से धरना दे रहे हैं। जिस कमेटी को गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया था आज से कोई 4-5 महीने पहले, उसके जो चेयरमैन जो है वो 2 बार संयोग से बदल दिए जा चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कम से कम, शर्मा साहब यहाँ बैठे हुए बात सुन रहे हैं हमारी, कम से कम सीरियसली इस पे देखा जाए। अगर 4 महीने हो चुके उस कमेटी को, मुझे लगता है 4 महीने का बहुत लंबे समय हो चुका है और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि अगर 4 महीने के बाद भी अभी तक कमेटी से विचार ही कर रही है तो मैं सोचता हूँ ये बड़ा दुर्भाग्य है इन कर्मचारियों के लिए। अगर सरकार इस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध
जी ताज साहब। शर्मा साहब, विनोद जी, ये हमारा इशू जो है शर्मा साहब, ये ह्यूमन इशू है, तो इसको उसी तरीके से देखा जाए। इसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स तौर पे, और अगर आप सेंटर में आपकी कमेटी जाती है तो सर वहां भी ये कहिए कि ह्यूमन इशू है, ये लोग ठगे गए हैं, आप कह लीजिए हम पे जुल्म हो रहा है। आज 94 से लेकर आज तक कोई भी सरकार रही, हमारे साथ वो इंसाफ नहीं हुआ। अगर ऐसा 64 मिल जाता है, चाहे वो हमारा DRW, ITI, लैंड केस हो, जहां हमारा NBCL, जितनी कैटेगरी हमारी PH के, हम या बाकी डिपार्टमेंट की कैटेगरी है जो हमारे साथ 47 डिपार्टमेंट है, हम ये कहते हैं कि इनके साथ इंसाफ हो। हम ये नहीं कहते कि अगर 40-45 हजार लोग बचे हुए हैं, आप उनको 1-2 में कीजिए। हम ये कह रहे हैं आप प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। 7,000 के करीब फाइल सेक्टर में पड़ी हुई है, उन लोगों में ऑर्डर शुरू कर दिए हैं। लोगों को रिलीफ के तौर पर रिलीफ मेरे आज की डेट में अगर ये कहा जाए कि आप भी चिंता कर रहे हैं, LG साहब भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो चिंता पिछले 6 महीने से ऊपर हमें हुआ, 7वां महीना लग गया। हमें एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए जो सरकार के पास है। पेंडिंग इस दौरान रिलीज कर देते, वो तो LG साहब कर सकते थे। 72 महीने का पेंडिंग वो दे सकते, पॉलिसी पे अगर उनको 2 दिन लगते, 4 दिन लगते थे, लेकिन पेंडिंग जो हमारा है, हमने काम किया है, उसको देने में क्या परेशानी है। ये सारे मुद्दे हैं और ये ह्यूमन इश्यूज है, और हम उम्मीद करेंगे आपकी कमेटी में सेंसियर लोग हैं, इसको पॉलिटिकल से ऊपर उठ के आप देख रहे हैं, और हमें इसलिए आपका शुक्रिया भी करते हैं। लेकिन इस मुद्दे को जल्दी हल किया जाए। जैसे विनोद जी का एक डेडलाइन होनी चाहिए। हम लोग भी गर्मी में बैठे थे 45 डिग्री टेम्परेचर में, तो आज जी सर्दी इतनी है कि हमें वहां बैठना मुश्किल हो जाता है। दरी पे भैया बैठते नीचे से सर्दी आती है। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि अब कोई साथी 30 साल का रिटायर हो घर ना जाए, अब कोई साथी सुसाइड ना करे, अब किसी के बच्चे जितीन रहे। ये सरकार है, सरकार या LG साहब है, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको रन कर रहे हैं। अगर ले लगा यूट्यूब वाले सब कुछ दे सकते हैं, तो यहाँ क्या पता। आखिरी सवाल मेरा अभिनव से ये रहेगा। अभिनव जी, आप ईमानदाराना तरीके से, आपकी कम्युनिटी बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है, मान लिया आपने, और आपने जनवरी 11 का टाइम दिया है, तब तक आपने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। कहीं फिर आपकी सबमिट की हुई रिपोर्ट धूल ना चाटती रहे, इसको भी सुनिश्चित करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए, जब मैंने आपको शुरू में कहा एट द थ्रेशोल्ड, डिबेट शुरू होते ही, कि कल 3 घंटे, परसों 3.25 घंटे इनके मुद्दे पे मीटिंग हुई, आज भी 1.25 घंटे इनके मुद्दे पे मीटिंग हुई। इस पे हर इशू पे, हर स्टेज पे विचार किया गया कि ये कैसे इनका मुद्दा जो है वो हल करना है, कैसे इनके साथ इंसाफ करना है। जो इनकी एक्सप्लॉयटेशन पिछले 25-30 साल से की गई है, उसके साथ इनके साथ जस्टिस कैसे किया जाए, और जो इनजस्टिस इनके साथ हुआ है उसको अनडू कैसे किया जाए। हम ये इंश्योर करेंगे कि इनके साथ बड़ी जल्दी से जल्दी जस्टिस हो और जो इनका हक है वो इनको मिले। अभिनव जी, 50+ का आप दावा करते हैं, थोड़ा डर तो लगता होगा जितनी नाराजगी लोगों में है। ये कम एम्प्लॉइज नहीं है, 61,000 तो ये फिगर बताते हैं आपने, सिर्फ डेली वेजेस। देखिए, नाराजगी किससे होती है? जिससे उम्मीद होती है कि ये काम कर सकता है और काम नहीं हो रहा हो। ठीक, एक बेटा अपने पिताजी से नाराज हो सकता है, अपने बड़े भाई से नाराज हो सकता है, अपने छोटे भाई से नाराज हो सकता है। तो नाराजगी का मतलब ये नहीं हो कि ये पराये हैं, ये हमारे हैं, और हमने इनके साथ चलना है, इनको इंसाफ दिलाना है। 50 पार जो है वो एक सियासी मुद्दा है। जैसा राजेंद्र जी ने कहा, इनका एक ह्यूमन मुद्दा है, एक इंसानियत का मुद्दा है। हम उस मुद्दे को लेके चल रहे हैं और बड़ी जल्दी इनका मुद्दा जो है वो सॉल्व होने वाला है। ताज, आखिरी कमेंट आपका, क्या रिएक्शन है आपका? आखिरी 1 मिनट। हम ये उम्मीद करेंगे कि ये कमेटी जल्दी ही केंद्र में जाके बात करे, और 15 या 20 जो जनवरी है उससे पहले क्योंकि हमारे डिप्कॉम साहब से बात हुई, हम लोगों को 26 जनवरी तक का टाइम दिया है। तो हम ये चाहेंगे ये कोऑर्डिनेट करके 26 जनवरी को अगर अनाउंसमेंट हो जाए हमारे लिए, तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको, जैसे मैंने कहा, हमारे गले में जो डेली का पट्टा पड़ा हुआ है, टैग पड़ा हुआ है, उसको उतारने की मान सम्मान की लड़ाई है। ये ह्यूमन इशू, सबसे बड़ी बात ये ह्यूमन इशू है। इसको ह्यूमन ग्राउंड पे ही हल करना चाहिए, ना कि इसको किसी और चीज से जोड़ना चाहिए।